हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक ए वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे मैं एक लेक्चर पहले भी दे चुका हूं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे। तो जैसा कि दोस्तों मैं पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि 3 वैज्ञानिकों का नाम बताया था, हैरी हेस, विल्सन और मॉर्गन का। हैरी हेस और विल्सन और मॉर्गन में तीनों लोग में से मैंने एक जो वैज्ञानिक थे इनको इंपॉर्टेंट बताया था। वो इंपॉर्टेंट क्यों बताया था? क्योंकि दोस्तों जो विल्सन थे, विल्सन महोदय ने सबसे पहले प्लेट शब्द दिया। हम लोग के सामने क्या रखा? प्लेट शब्द के बारे में बताया। कौन रखा? तो विल्सन ने। तो दोस्तों इमेज के माध्यम से कल मैं आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र का जो ऊपरी वाला बाहरी हिस्सा है उसे हम लोग ऊपरी मेंटल उसमें और निचली मेंटल के नाम से भी जानते हैं। उसके जो भूपर्पटी वाला भाग सबसे ऊपरी परत है जहां मनुष्य निवास करता है, जहां जीव जंतु खेती-बाड़ी की जाती है, वो भूपर्पटी वाले भाग को भी विल्सन के अनुसार क्या कहा गया? प्लेट कहा गया। कि मतलब जिसपे हम रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो क्या है? वो भी एक प्लेट है। अब प्लेट के बारे में बताया और विल्सन और मॉर्गन और हैरी हेस का कुछ परिकल्पनाएं थी, उनके बारे में मैंने बताया। जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद दोस्तों इनकी कुछ मान्यताएं भी थी। किसकी मान्यताएं थी? तो हैरी हेस, विल्सन और मॉर्गन की कुछ मान्यताएं थी। उस मान्यता के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताया। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि मतलब प्लेटें का आकार क्या है। आकार के आधार पर प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। तो जिसमें मैंने बताया था कि बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें और उप प्लेटें होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। आकार के आधार पर प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं, बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें और उप प्लेटें। तो जिसमें मैंने बताया था कि बड़ी प्लेटों की संख्या 8 होती है और छोटी प्लेटों की संख्या 20 या 23 होती है। 20 या 23 मैंने क्यों बोला? क्योंकि किसी बुक में 20 दिया है और किसी बुक में 23 दिया है, इसलिए दोनों आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको उप प्लेटों के बारे में बताया। उप प्लेटों में मैंने बताया कि 39 होते हैं, मतलब कि उप प्लेटों की संख्या 39 होती है। इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? स्वरूप के आधार पे प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वरूप के आधार पर भी प्लेटें दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले से डिस्कस कर चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा या तो महाद्वीपीय प्लेटें होंगी या तो महासागरीय प्लेटें होंगी। तीसरा क्या होगा? संयुक्त प्लेटें होंगी। इन तीनों प्लेटों के बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि प्लेटें संरचना के आधार पर कितनी होती हैं। तो संरचना के आधार पर जो प्लेटें हैं दोस्तों वो 2 प्लेटें होती हैं, बेसाल्टिक प्लेट और ग्रेनाइट प्लेट। बेसाल्टिक प्लेट नाम क्यों दिया गया ये भी मैं आपको बता दिया, और ग्रेनाइट प्लेट नाम क्यों दिया उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ग्रेनाइट का मतलब ग्रेनाइट एक पदार्थ है या एक खनिज है, उसके नाम पे ग्रेनाइट प्लेट रखा गया। बेसाल्ट भी एक प्रकार का खनिज पदार्थ है, उसके नाम पे भी दोस्तों क्या रखा गया? बेसाल्टिक प्लेट रखा गया। इतना चीजें मैं आपको पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटों की गति के बारे में। क्या? प्लेटों की गति के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे? बात करेंगे प्लेटों की गति। देखिए दोस्तों प्लेटों की गति, दोस्तों प्लेटों की गति के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि प्लेटों की जो गति है वो 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला दोस्तों होता है अभिसारी गति। क्या? अभिसारी गति। पहला होता है अभिसारी गति। सेकेंड हम लोग का होता है अपसारी गति। अपसारी गति होता है और तीसरा होता है समानांतर गति। समानांतर गति। अब दोस्तों थोड़ा समय इसमें बता दे रहा हूं, उसके बाद डिटेल से बता रहा हूं। मैंने क्या बताया? अभिसारी गति में मैं अगले लेक्चर में डिस्कस थोड़ा सा किया था कि अभिसारी गति में क्या होता है जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो वो अभिसारी गति है, जिसमें मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का क्या करते हैं? स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो स्वागत और अभिनंदन का मतलब क्या होगा कि एक दोनों से मिला
क्या हुआ, एक दोनों से मिलाप। जैसे कि आप मेले में गए, आपका मित्र मिल गया तो आप गले मिलते हो, तो वो क्या है, अभिसारी गति के कारण ही क्या होता है, आप गले मिलते हो। उसके बाद सेकेंड में आता है अपसारी गति। अपसारी गति क्या होता है, इसका ठीक अभिसारी का विपरीत होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, किसमें दो चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों अपसारी गति बता रहे हैं, ये मेरा दो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर दोनों क्या है, एक में जुड़ा हुआ है। हाँ, फिर अपसारी गति आया तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हुआ, दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है, दूर हो गए, ये यहाँ चला, ये यहाँ आ गया, एक दूसरे से दूर हो गए, इसी को हम लोग अपसारी गति के नाम से जानते हैं। और अभिसारी गति में था कि जो तो ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, ये दोनों प्लेटें क्या हो रही है, एक साइड आ रही है। जब एक तरफ आ रही है तो एक तरफ आके एक जगह तो मिलेंगी, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये आपस में मिलेंगी, तो ठीक है, इसी को हम लोग अभिसारी गति कहते हैं। उसके बाद दोस्तों समानांतर गति। समानांतर गति क्या होती है कि समानांतर गति होता है कि मान लीजिए ये मेरा दो मार्कर है, हाँ, ये मार्कर ऊपर से नीचे आ रहा है और ये मार्कर नीचे से क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है, और इसके बीच में जो रगड़ होगा दोस्तों, मान लीजिए ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, मान लीजिए यहाँ ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, इनके बीच में जो घर्षण होता है, ये जो रगड़ होता है, तो इसी से दोस्तों क्या होता है, भूकंपीय क्रियाएं बहुत अधिक होती हैं इसमें, तो इसको हम लोग समानांतर गति के नाम से जानते हैं। तो आइए विथ इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि क्या चीजें होती हैं। अब दोस्तों समानांतर गति के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो पहले समानांतर गति ही पढ़ लिया जाए, ठीक है। समानांतर गति में मैंने क्या बताया कि ये दो प्लेटें हैं, ठीक है दोस्तों, ये दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें क्या हो रही है, एक तरफ आ रही है, ठीक है, एक तरफ आ रही हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे के एकदम पास आ जाएंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के एकदम पास आ जाएंगी, मतलब कि एक दूसरे में आके क्या होंगी, सट जाएंगी या एक दूसरे से आके मिल जाएंगी। तो मैंने आगे बताया था या प्लेटें हल्की भी हो सकती हैं या प्लेटें भारी भी हो सकती हैं। कोई नाप तौल के तो बनाया नहीं गया है कि नाप तौल के बनाया गया है, ये 50 ग्राम का है तो ये भी 50 ग्राम का होगा, ऐसा तो नहीं। अब प्लेटें 50 ग्राम की कभी होती नहीं है, प्लेटें कभी 50 ग्राम की तो होती नहीं है, प्लेटें बहुत बड़ी होती हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारा हल्की प्लेट है, ये हल्की प्लेट है, ये हमारा क्या है, भारी प्लेट है। इन्हीं के बारे में मैंने आपको अगले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था। ये मान लीजिए हल्की प्लेट है और ये भारी प्लेट है, और जब प्लेटें दोस्तों एक दूसरे से आके मिलेंगी तो जाहिर सी बातें हैं, जो हल्की प्लेट होगी वो क्या होगी, वो एक ऊपर उठ जाएगी, और जो भारी प्लेट होगी वो क्या होगी दोस्तों, वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आई। मैंने क्या बताया कि जो मान लीजिए दोस्तों ये मेरी ये हल्की प्लेट है और ये भारी प्लेट है, ठीक है, ये भारी प्लेट है। और जब ये भारी प्लेट हल्की प्लेट से जैसे ही जाके यहाँ पे मिली है, तो जो हल्की प्लेट है दोस्तों वो क्या होगी, ऊपर चली जाती है, और जो भारी प्लेटें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। इतना चीज आपको कंफर्म हुआ। अब नीचे चली जाती है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अभिसारी गति के कारण प्लेटों का विनाश होता है। क्या कहा कि अभिसारी गति के कारण प्लेटों का विनाश होता है। अब प्लेटों का विनाश किस प्रकार होता है वो मैं आपको बताता हूं। कि मान लीजिए दोस्तों, पहले तो बता रहा हूं परतों का निर्माण कैसे होता है, मतलब कि दो प्लेटों के आपस में टकराने से पर्वतों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको बता रहा हूं। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए जब प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, टकराने के बाद ये जो हल्की प्लेट है ये ऊपर की तरफ उठ जा रही है, और जो दोस्तों भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ क्या हो रही है, मुड़ जा रही है। तो ठीक है, जब नीचे की तरफ आ गई तो यहाँ पे जो गैप मिलता है, यहाँ पे जो गैप मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर धूल कण आगे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। जब ये कंकड़ पत्थर धूल कण यहाँ जमा हो जाते हैं तो ये पर्वत का रूप ले लेते हैं। किसका, ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, और कहे तो वलित पर्वत। क्या वलित पर्वत का निर्माण किससे होता है दोस्तों, तो वलित पर्वत का जो निर्माण होता है वो भी किसके कारण होता है, तो दो प्लेटों के टकराव के कारण ही वलित पर्वत का निर्माण होता है। इतना चीज आपको समझ में आई, इतना चीज समझ में आई तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि दोस्तों विनाश कैसे होता है, मतलब प्लेटों का विनाश कैसे होता है। मान लीजिए दोस्तों प्लेटों का विनाश कैसे, यहाँ पे जैसे वलित पर्वत, ठीक है, वलित
वलित पर्वत का निर्माण। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आई? समझ में आ गई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बता रहा था प्लेटों का विनाश कैसे होता है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से जब संवहनी धाराएं निकलती हैं, संवहनी धाराएं निकलती हैं, जाहिर सी बात है पृथ्वी का जो गर्भ है, पृथ्वी का जो केंद्र है आज भी गर्म है, तो पृथ्वी का जब केंद्र गर्म है तो ये जाहिर सी बात है ये जो प्लेटें नीचे आएंगी वो प्लेटें क्या होंगी? प्लेटें नष्ट हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? अभिसारी गति के कारण दोस्तों प्लेटें नष्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं? अभिसारी गति के कारण प्लेटें क्या होती हैं? नष्ट होती हैं। ये दो चीजें आपका कंफर्म हुआ कि अभिसारी गति के कारण वलित पर्वत का निर्माण होता है या पर्वत का निर्माण होता है, और दोस्तों अभिसारी गति के कारण ही प्लेटें क्या होती हैं? नष्ट होती है। इतना चीजें आपको कंफर्म हुआ। अब बात आती है कि इससे ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए दोस्तों जब पृथ्वी के केंद्र से यहां से मैग्मा निकला, मैग्मा निकलने के बाद ये दोस्तों जो प्लेटें अंदर आई थी ये प्लेटें क्या होंगी? नष्ट हो जाएंगी, ये भी मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी या बदल जाएंगी मैग्मा में, तो क्या होगी? यही मैग्मा धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ से रिसाव करेगा, यहाँ पतली परत हो जाती है ना, तो यहाँ पे रिसाव करेगा। जब दोस्तों मैग्मा यहाँ पे रिसाव करेगा, रिसाव करने के बाद जैसे इसके बाहर निकलना चाहेगा, इसे तोड़ के बाहर निकलना चाहेगा, और जब इसके बाहर यही मैग्मा चला जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। तो दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया कि ज्वालामुखी क्रिया। क्या हो गया? ज्वालामुखी क्रिया भी होती हैं। अब ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं किसके कारण? अभिसारी गति के कारण ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। उसके बाद मैंने बताया कि भूकंपी क्रियाएं भी होती हैं। भूकंपी क्रियाएं कैसे होती हैं वो भी मैं आपको बताया कि दोस्तों जब ये पृथ्वी के केंद्र से जब मैग्मा निकल रहा है, जो लावा निकल रहा है, वो क्या होता है? वो जाके जब इसमें प्लेटों में टकराएगा, और टकराने के बाद दोस्तों जो कंपन होती है उसी को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ? भूकंपी क्रिया भी होती हैं। किसके कारण होती हैं? तो अभिसारी गति के कारण भूकंपी क्रियाएं भी होती है। अब दोस्तों मैंने बताया भूकंप होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है, प्लेटें नष्ट होती हैं, ज्वालामुखी आता है और भूकंप आता है। ठीक है, अब ज्वालामुखी की बात आ गई दोस्तों, तो मैं ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा और आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं और समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा और ओवरव्यू दे रहा हूं। तो जैसा कि दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारी ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। ये हमारा दोस्तों मान लीजिए भारी प्लेट है, ये हमारी भारी प्लेट है, और ये हमारी क्या है दोस्तों? ये हमारी हल्की प्लेट है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आई? ये हमारा ए हमारा भारी प्लेट है और बी जो है वो हमारा हल्की प्लेट है। अब दोस्तों जब प्लेटें आपस में आएंगी तो जो दोस्तों जो भारी प्लेटें हैं, मान लीजिए ये हल्की प्लेटें हैं, हाँ ये हल्की प्लेटें हैं, और जो भारी प्लेटें दोस्तों होंगी वो क्या होंगी? ये डायरेक्ट वो नीचे बैठ जाएंगी। अब नीचे बैठने के बाद दोस्तों जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया जो प्लेटें होती हैं वो प्लेटें क्या होती हैं? वो नष्ट होती हैं, और इनके बीच में दोस्तों जो कंकड़ पत्थर का जमा होता है उसी से पर्वत का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल में मैंने बताया कि जैसे कि वलित पर्वत को आप लोग मान लीजिए। ठीक है, अब पृथ्वी के केंद्र से दोस्तों जो मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से जब मैग्मा निकला, अब मैग्मा क्या होगा? वो रिस के क्या होगा? यहाँ से निकलना चाहेगा, और जब मैग्मा यहाँ से निकलेगा तो वही जो विस्फोट होता है दोस्तों, तो उसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, या ज्वालामुखी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इतना चीजें आपका कंफर्म हुआ या नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर से मैं ज्वालामुखी बता ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा ओवरव्यू और भी ज्वालामुखी में दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आगे लेक्चर में, तो वो क्या होगा? आपका जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा ज्वालामुखी से वो दोस्तों सब एकदम मतलब कंफर्म ही हो जाएगा। जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक में ज्वालामुखी का क्या भूमिकाएं हैं वो हल्का फुल्का मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन जब मैं ज्वालामुखी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वो आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती हैं, ये सब के बारे में मैं एक
तरफ से बताता चलूंगा। तो दोस्तों आपका जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे इतना ही जानिए कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ज्वालामुखी में दोस्तों, ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं, एक मिनट दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लूं इसे, क्योंकि दोस्तों जगह नहीं है। हाँ, तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में आगे लेक्चर में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग केवल कंसंट्रेशन बना के अपना पढ़िए, अपना कंसंट्रेशन बना के आप लोग पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है सब चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। इजी से इजी करके मैं आपको सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं, तो आप लोग ओनली वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो दोस्तों आप हमेशा कोई भी चीजें नहीं समझ में आती है वीडियो पे कमेंट करो, कमेंट करने के बाद मुझसे पूछो कि सर ये चीजें कैसे होंगी। कि दोस्तों किसी चीज के पीछे हर एक लॉजिक रहता है, कोई भी वस्तु हुई या कोई भी चीज हुआ उसके पीछे एक लॉजिक रहता है। वो लॉजिक को आप जाने, और लॉजिक को जिस दिन आप लोग जान गए उस दिन आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती सिलेक्शन से, आप सिलेक्शन जरूर ले लोगे। तो दोस्तों जाहिर सी बातें हैं, आप लॉजिक को जानना चाहें आप जरूर मेरे पास कॉल करें, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या एसएमएस करिए वीडियो पे जो चीजें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैं ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं। ठीक है, ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी क्रियाओं में दोस्तों क्या क्या चीजें होती हैं। ज्वालामुखी में दोस्तों जैसे कि कंकड़ पत्थर, ज्वालामुखी क्रियाओं में होती है कंकड़ पत्थर बाहर निकलता है, धूलकण निकलते हैं, धूलकण बाहर निकलते हैं, और दोस्तों गैस भी निकलता है, गैस निकलता है। उसके बाद दोस्तों बाहर क्या निकलता है, उसके बाद दोस्तों लावा निकलता है, लावा और मैग्मा बाहर निकलता है। अब दोस्तों बात आती है कि कंकड़ पत्थर, धूलकण, गैस और लावा मैग्मा निकलता है। तो आपके माइंड में क्लिक किया सर लावा और मैग्मा, आपने बताया कि लावा और मैग्मा क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, जलवाष्प भी निकलते हैं। क्या, जलवाष्प भी यहाँ से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, ये वायुमंडल में चले जाते हैं। क्या, ये वायुमंडल में चले जाते हैं। हाँ, मैंने आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि लावा और मैग्मा में अंतर क्या होता है। तो पृथ्वी का गर्भ क्या है, गर्भ है, ये कौन जान रहा है, सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। पृथ्वी का जो गर्भ है वो क्या है, वो गर्म है। जब पृथ्वी का गर्भ गर्म है, मतलब गर्म है या हीट है, तो वहां से जो मैग्मा निकल रही है, वो मैग्मा एक दिन क्या होता है, जो धरती के ऊपर आ जाती है, और मैग्मा जब ठंडा हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, लावा के रूप में जानते हैं। कितना चीज आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक फैक्ट और है, राख भी निकलते हैं यहाँ से, कब, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि मान लीजिए ये हल्की प्लेट है, ये ए है और बी है। ए हमारी भारी प्लेट है, ठीक है, और बी हमारी क्या है, बी हमारी हल्की प्लेट है। ठीक है, जब ये जब दोस्तों भारी प्लेट है, ये क्या होगी, जब नीचे बैठ जाएगी तो जो हल्की प्लेट है वो क्या होगी, वो हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएंगी। अब दोस्तों बात आती है कि जब यहाँ से पृथ्वी का केंद्र गर्म है और यहाँ से जब मैग्मा निकलना चाहेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकलने के बाद जब यहाँ आएगा दोस्तों, तो मैग्मा जमने लगेगा। मैग्मा जब जमने लगेगा तो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो जब मैग्मा पृथ्वी के केंद्र से बाहर निकलती है या पृथ्वी पर जब पहुंचती है या भूपर्वतीय वाले भाग में जब पहुंचती है, तो वहां मैग्मा क्या होती है, जम जाती है। जमने से हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी पे क्या हुआ, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया। उसके बाद मान लीजिए एक सामान्य पर्वत के रूप में मान लीजिए, ठीक है, एक सामान्य पर्वत मान लीजिए, और यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से पृथ्वी है, अब पृथ्वी के केंद्र से जो मैग्मा यहाँ से निकल रही है, अब मैग्मा निकलते निकलते दोस्तों क्या होगा, एक दिन ऐसे क्या होगी, मैग्मा एक दिन पृथ्वी के बाहर आ जाएगी। अब पृथ्वी के बाहर आ जाएगी तो दोस्तों यहाँ एक कॉन्सेप्ट केवल आप समझिए कि राख, मान लीजिए जब मैग्मा निकल रही है तो क्या होगा, यहाँ से ओनली राख निकलेगा। अब वो राख जो होगी दोस्तों इस परत पे क्या होगी, आके जम जाएगी। जब इस परत पे राख आके जम जाएगी
तो दोस्तों क्या होगा, ये पर्वत जो है ये और भी बड़ा दिखने लगेगा। और भी बड़ा दिखने लगेगा कि नहीं, धीरे धीरे मतलब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ से मैग्मा जब तोड़ के निकलता है तो पृथ्वी के केंद्र से ओनली क्या निकलता है, वो राख निकलती है। वो राख जैसे ही आएगी वो परत या फिर इस परत पे क्या होगी, जमने लगेगी। जब मैग्मा इस परत पे जमेगी तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया। हाँ तो दोस्तों इतना चीजें आपको समझ में आई, इतना चीज समझ में आई। मैंने बताया कि पृथ्वी के केंद्र से जब मैग्मा निकलती है और ये मैग्मा क्या होती है, ये सामान्य पर्वत है। सामान्य पर्वत से जब बाहर जाती है ऐसे मैग्मा निकलने लगती है तो इसमें से ओनली राख निकलता है और राख जब यहाँ आके जमने लगता है तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब ओनली राख निकला, इस राख को एक नाम दिया जाता है। इस राख को एक नाम दिया जाता है सिंडर शंकु का। क्या, सिंडर शंकु का नाम इसे दिया जाता है। अब सिंडर शंकु का नाम दिया जाता है तो दोस्तों सिंडर मतलब ही होता है राख। क्या, सिंडर का मतलब ही होता है राख। तो दोस्तों यहाँ से जब मैग्मा निकली तो वो क्या हुआ, यहाँ पे आके जब इस साइड में आके जमने लगी, इसी को हम लोग सिंडर शंकु के नाम से जानते हैं और सिंडर शंकु का मतलब ही होता है राख। अब दोस्तों ये सिंडर शंकु पाए कहां जाते हैं, आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर ये सिंडर शंकु कहां पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सिंडर शंकु हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। आप लोग ने हवाई द्वीप का नाम सुना होगा कि ये सिंडर शंकु जो हैं वो हवाई द्वीप पे पाए जाते हैं। कहां, हवाई द्वीप पे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो सिंडर शंकु पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकेंड पॉइंट जाता है, ये तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में बता रहा हूं, सेकेंड पॉइंट में दोस्तों बताऊंगा मैं कि जैसे कि ज्वालामुखी जो क्रियाएं हैं उसमें दोस्तों परत दर परत कंकड़ पत्थर, धूलकण, गैसीय पिंड ये सब क्या होते हैं, बाहर जब आने लगते हैं तो दोस्तों मैं बता रहा हूं तो आगे क्या क्या घटनाएं होती हैं। जैसे कि मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में बताया, ठीक है, तो आप घबराइए मत, सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया ज्वालामुखी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, जब ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं तो ज्वालामुखी में दोस्तों हम लोग देखा कि राख निकल रहा है ओनली दोस्तों क्या क्या निकल रहे हैं, ओनली लावा मैग्मा निकल रहा है, गैस निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं दोस्तों, गैस बाहर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों धूलकण आ रहे हैं, धूलकण आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखा कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, कंकड़ पत्थर ये क्या हो रहे हैं, ये सब पृथ्वी के अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा पर्वत है, ये हमारा कोई सामान्य पर्वत है। अब पृथ्वी के केंद्र से जब मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से जब मैग्मा इस तरह निकलना शुरू होगा, लेकिन ऐसा आएगा पृथ्वी के इस परत के तोड़ को, भूपर्पटी वाले परत को तोड़ के बाहर निकलना चाहेगा। जब मैग्मा दोस्तों ऐसे बाहर निकलेगा तो मैग्मा क्या होगा, परत दर परत, क्या मैंने बताया, परत दर परत मैग्मा क्या होगा, जमना शुरू होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि फर्स्ट परत में जब क्या निकला, फर्स्ट परत में राख निकली, तो राख यहाँ पे आके जब जमा तो दोस्तों क्या हुआ, ये पर्वत और भी बड़ा दिखने लगा, जिसे हम लोग सिंडर शंकु के नाम से जानते हैं। और सिंडर शंकु कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी मैंने बताया कि हवाई द्वीप पे सिंडर शंकु पाए जाते हैं। इतना चीजें बताया। उसके बाद दोस्तों जब कंकड़ पत्थर इसके अंदर से निकलेंगे, पृथ्वी के केंद्र से जब कंकड़ पत्थर निकलेंगे तो भी क्या होगी, वो यहाँ पे आके जमना स्टार्ट हो जाएंगे। जब दोस्तों यहाँ पे आके जमना स्टार्ट करेंगे तो जो पर्वत है और भी बड़ा दिखने लगेगा। उसके बाद जो दोस्तों धूलकण है, धूलकण भी आएंगे तो वो भी परत दर परत क्या होंगे, यहाँ पे जमने लगेंगे तो पर्वत और भी बड़ा दिखाई देगा। जब दोस्तों लावा और मैग्मा निकलेगा वो भी यहाँ आके जमेगा तो दोस्तों ये सब क्या है, जो पर्वत और भी बड़ा दिखने लगेगा। तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया। इतना चीजें आपको समझ में आया। इसी बात आती है पारिपोषित, पारिपोषित शंकु एक होता है। क्या, पारिपोषित शंकु, पारिपोषित शंकु क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में बात मैं बता रहा हूं। पारिपोषित शंकु क्या होता है, जैसे कि दोस्तों मैग्मा के पाइप के फटने के कारण ये चीजें होती हैं। पारिपोषित जो होता है वो शंकु होता है वो मैग्मा के पाइप के फटने से होता है। अब बात आती है कि मैग्मा का पाइप फटता कैसे है। मान लीजिए दोस्तों ये मैग्मा का पाइप हो गया,
ठीक है, ये मैग्मा का पाइप हो गया। और जब पाइप फट जाता है तो जो मैग्मा होती है ना कि यहाँ से निकलना शुरू कर देंगी, यहाँ से जगह पाएंगे तो यहाँ से निकलना शुरू कर देंगी, यहाँ से जगह पाएंगे तो यहाँ से निकलना शुरू कर देंगी, और यहाँ से पाएंगे तो यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जो चीजें पारिपोषित शंकु इसी को कहते हैं कि पारिपोषित शंकु का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, मैग्मा के पाइप के फटने के कारण होता है। क्या होता है, ये मैग्मा के पाइप के फटने के कारण होता है। दोस्तों सबसे बड़ा जो शंकु है वो मिश्रित शंकु है। दोस्तों इसी को हम लोग मिश्रित शंकु के नाम से जानते हैं। और यही दोस्तों मिश्रित शंकु जो है वही सबसे बड़ा शंकु होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा शंकु कौन है, तो सबसे बड़ा जो शंकु है वो मिश्रित शंकु है। और मिश्रित शंकु क्यों है, क्योंकि आप जाहिर सी बातें जानते हो कि पृथ्वी के केंद्र से पहले राख निकली, राख के बाद दोस्तों कंकड़ पत्थर आके जमने लगा, और कंकड़ पत्थर के बाद दोस्तों गैस निकली, उसके बाद धूल कण निकला। ये सब क्या हो, परत दर परत क्या हुई, जमना शुरू हो गई। इसी को हम लोग मिश्रित शंकु के नाम से जानते हैं। इतना चीजें आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं अपसारी गति के बारे में कि अपसारी गति के अंतर्गत क्या क्या होती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका हूं, अभी बताया हूं कि अभिसारी गति में क्या होता है कि जो चीजें होती हैं या कोई वस्तु होता है वो एक पास आता है। एक पास का मतलब मैं आपको एग्जांपल बताया। एग्जांपल में मैंने क्या बताया, एग्जांपल में मैंने बताया कि मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये क्या हुआ कि मतलब एक दूसरे से मिलाप हो रहा है। क्या हो रहा है, एक दूसरे से मिलाप हो रहा है, उसी को हम लोग अभिसारी गति के रूप में जानते हैं। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट में है अपसारी गति। अपसारी में क्या होता है दोस्तों, ठीक अभिसारी का अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब क्या है, तो उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब कि अभिसारी गति में चीजें एक पास आ रही थी, और दोस्तों अब अपसारी गति जो है इसमें चीजें एक दूसरे से क्या होंगी, दूर जाएंगी। तो ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। हम लोग का सेकेंड पॉइंट है अपसारी गति। अपसारी गति, अब अपसारी गति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद में आप भी इमेज के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं यहाँ पे घटती हैं, वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब बात करें अपसारी गति की। अपसारी गति में मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं दोस्तों, ये दो प्लेटें हैं। ये दो प्लेटें क्या हुई, आपस में क्या हुई, सटी हुई है। क्या होगा, ये प्लेटें आपस में जब दूर जाएंगी, ये प्लेटें जब आपस में दूर जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों इसे हम लोग अपसारी गति के रूप में जानते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि मान लीजिए ये प्लेट है, ठीक है, ये हमारी दो प्लेटें हो गई। ये दो प्लेटें क्या हुई दोस्तों, एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, एक दूसरे से जब दूर जाएंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो प्लेटें हैं एक दिन इनके बीच में इतना गैप आ जाए। हो सकता है कि नहीं, जब कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो उसके बीच में गैप आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जब मैग्मा जमने लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा जमने लगेगा। अब दोस्तों जब मैग्मा जमने लगेगा क्या होगा, यहाँ पे मैग्मा क्या होगा, जमने लगेगा। जब मैग्मा दोस्तों यहाँ पे जमने लगेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्लेटें क्या हुई, बहुत दूर चली गई। क्या हुई, प्लेटें बहुत दूर चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैग्मा आके जमना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैग्मा आके जमना शुरू कर दिया, और एक दिन दोस्तों ऐसा आ जाएगा कि प्लेटें बहुत दूर चली जाएंगी। ये दोस्तों जो मैग्मा है ना, वो मैग्मा इस तरह आके जमना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी से हम लोग कहते हैं कि प्लेटों का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्लेटों का निर्माण होता है। अब दोस्तों बात आती है कि प्लेटों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब प्लेटों का निर्माण कैसे होता है, तो प्लेटों का निर्माण दोस्तों मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है प्लेटों का निर्माण, सेकेंड पॉइंट है भूकंपीय क्रिया। भूकंपीय क्रिया क्या होती है, कम होती है। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया में होगा दोस्तों
शांत ज्वालामुखी। क्या होगा? शांत ज्वालामुखी होगा। और चौथा हम लोग का क्या आता है? चौथा हम लोग का पॉइंट जो है दोस्तों, ज्वालामुखी तो हो गया, भूकंपीय क्रियाएं हो गई, फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है आपको कि प्लेटों का निर्माण होता है। अब ये चीजें आपको समझ में लिए, तीन चीजें होती कैसे हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि जब प्लेटें एक दूसरे दूर जा रही हैं तो मैग्मा आके यहाँ जमने लगा तो दोस्तों यहाँ से प्लेटों का क्या हो, जैसे कि भूकंपीय क्रियाएं शुरू हो जाती है। कैसे कि मान लीजिए जब प्लेटें एक दूसरे दूर जा रही हैं तो जो मैग्मा है, पृथ्वी के केंद्र से जो मैग्मा या लावा निकल रहा है वो जाके यहाँ पे टकराएगा, और टकराने से दोस्तों क्या होगा, पृथ्वी में जो कंपन होगी वो भूकंप का आसार रखेगी, या भूकंप उससे हम लोग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों का क्या आता है कि जब पृथ्वी जो प्लेटें हैं वो बहुत दूर चली जाती हैं, और प्लेटों के दूर चले जाने से दोस्तों जब मैग्मा यहाँ पे जम जाता है, जब अधिक मात्रा में मैग्मा जम जाता है तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं कि दोस्तों ज्वालामुखी क्रियाएं भी इसी को हम लोग कहते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं में हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जो मैंने अभिसारी में बताया कि ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तो उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही थी। एक पास आने के बाद क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आ गई, और जब एक दूसरे के पास प्लेटें आ गई दोस्तों तो क्या होता है वहां पे कि जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकल रही थी वो बार बार क्या होगी, प्लेटों में टक्कर देगी, और टक्कर देने के बाद वही क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं, भूकंपीय क्रियाएं भी होती हैं। उसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे प्लेटों का भी निर्माण होता है। जब मैग्मा, जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी के अंदर से निकलेगा, अब इसको मतलब तोड़ना तो ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा लाइट फॉल्ट हो गया था, लाइट फॉल्ट होने के कारण दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको बता रहा था कि दोस्तों प्लेटें के बारे में, अपसारी गति की प्लेटें कैसी होती हैं और अपसारी गति में प्लेटें में क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीजें मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि प्लेटों का निर्माण होता है। प्लेटों का निर्माण कैसे होता है कि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकल रही है या लावा निकल रहा है, वो पृथ्वी की भूपर्पटी वाले भाग में जब जाके जमने लगेगा, और जमने से दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों प्लेटों का निर्माण होता है। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो गुंबद नुमा जो ये संरचनाएं होती हैं, ये गुंबद नुमा जो संरचनाएं होती हैं, इसे हम लोग पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग पठार कहते हैं। अब पठार कहते हैं तो भारत में देख लिया जाए तो दोस्तों राकी पर्वत, तो भारत में दोस्तों मालवा का पर्वत मान लीजिए कि मालवा का पर्वत, मालवा का पर्वत मान लीजिए या मालवा का पठार मान लीजिए, ठीक है। मालवा का पठार दोस्तों ये क्या है, ये इस गुंबद नुमा के आकार का है। किससे निर्माण हुआ है? मालवा का पठार का निर्माण दोस्तों किससे हुआ है? तो दोस्तों अपसारी गति के कारण हुआ है। प्लेटों के अपसारी गति के कारण ही किसका निर्माण हुआ है? तो मालवा का पठार का। दूसरा आता है दक्कन। दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? तो भी दोस्तों प्लेटों की गति के कारण हुआ है, या प्लेटों के अपसारी गति के कारण ही मालवा के पठार का क्या हुआ है दोस्तों, उत्पत्ति हुई है। इतना चीजें आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। रिवीजन दोस्तों, अब सारी गति मैंने बताया। अब सारी गति में मैंने क्या बताया कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो अब क्या होगा, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा निकल रही है वो मैग्मा आकर प्लेटों में टकराएगी, तो यहाँ से भूकंपीय क्रियाएं होंगी। भूकंपीय क्रिया होंगी तो फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर क्या है, भूकंपीय क्रियाएं हो गई। उसके बाद मैंने बताया कि प्लेटों का निर्माण होता है। अब प्लेटों का निर्माण कैसे होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर गई और दूर जाने के बाद दोस्तों जो मैग्मा बीच में जम गया, तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं कि प्लेटों का निर्माण हो गया, मतलब नई प्लेटों का निर्माण हो गया। अब ज्वालामुखी की बात आ गई तो ज्वालामुखी क्रियाएं भी होंगी यहाँ पे, लेकिन शांत ज्वालामुखी, यहाँ विस्फोट वाला ज्वालामुखी नहीं होगा, क्योंकि मैग्मा आसानी से चली जाए, कोई चीज तोड़ना तो है नहीं, गैप पा रहे हैं, आसानी से प्रवेश कर दे रहे हैं, तो कहाँ वहां कोई विस्फोट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे शांत ज्वालामुखी क्रियाएं भी पाई जाती हैं। मैंने बताया कि ये गुंबद नुमा जो संरचनाएं हैं, ये गुंबद नुमा जो संरचनाएं हैं इसे हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। और भारत में देखा जाए तो मालवा का पठार और दक्कन का पठार है। मालवा का पठार और दक्कन के पठार का निर्माण तो किससे हुआ है, तो प्लेटों के अपसारी गति के कारण ही हुआ है। इतना चीजें आपको समझ में आई। इतना चीज समझ में आई तो समानांतर गति के बारे में अब लोग जानते हैं कि समानांतर गति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब समानांतर गति के बारे में थोड़ा आप लोग देख लीजिए कि समानांतर गति क्या होती है। समानांतर गति को भी मैं डिटेल से आप लोग को बता दे रहा हूं।
तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज मैं दोस्तों आप लोग को बहुत डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाने वाला था, लेकिन दोस्तों मेरे मन में आया कि मैं आपको पहले ये अपसारी गति, अभिसारी गति और समानांतर गति के बारे में सही से पढ़ा दूं, नहीं तो आपको डिफिकल्ट टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक आपको क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको क्या किया, पहले इसके बारे में डिटेल से पढ़ा दिया हूं। तो दोस्तों समानांतर गति, थर्ड पॉइंट हम लोग का थर्ड और लास्ट पॉइंट है, क्या है, समानांतर गति। समानांतर गति में दोस्तों क्या होती है कि दो चीजें एक दूसरे से क्या होती, विपरीत जाती हैं। ये मार्कर मेरा हुआ, ये मार्कर, ये दो प्लेटें हो गई, ये प्लेटें ऊपर से आ रही है, ये प्लेटें नीचे से जा रही है। जब ऊपर से और नीचे से प्लेटें आएंगी तो ये प्लेटें क्या होंगी, आपस में घर्षण करेंगी। घर्षण करेंगी दोस्तों तो यहाँ पे भूकंपीय क्रियाएं बहुत अधिक मात्रा में होंगी। तो ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी दो प्लेटें होंगी, ये प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे से विपरीत जा रही है। जब दोस्तों विपरीत जा रही हैं तो इनके बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण होगा इनके बीच में तो ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा क्या होगी, विमुक्त होना चाहिए। क्या, ऊर्जा विमुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे भूकंपीय क्रियाएं क्या होती हैं, बहुत अधिक होती हैं। भूकंपीय क्रिया क्या होती है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब बात आती है दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ घर्षण हो रहा है, घर्षण से ऊर्जा निकल रही है, तो जाहिर सी बात है किसी चीज में जब ऊर्जा निकलेगी तो वो ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, वो ऊर्जा विमुक्त होना चाहेगी। जैसे कि मैं आपको पृथ्वी के बारे में बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि पृथ्वी का गर्भ क्या है, बहुत गर्म है। अब पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जो पृथ्वी के ऊर्जा को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, या पृथ्वी की ऊर्जा को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। दोस्तों पृथ्वी की जो ऊर्जा है, जो उष्मा है, जो मैग्मा है, वो बाहर न निकले, तो लेकिन ऐसा हो सकता है, मतलब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो बाहर न निकाले पृथ्वी की उष्मा को, तो क्या होगा, एक दिन हो सकता है कि पृथ्वी पूरा ब्लास्ट कर जाए और कुछ ना बचे। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पे जब ऊर्जा निकल रही है या ऊर्जा निकल रही है तो ऊर्जा विमुक्त होना चाहेगी। तो ऊर्जा विमुक्त होना चाहेगी तो दोस्तों भूकंपीय क्रियाएं क्या होंगी, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएंगी। इतना चीजें आपको समझ में हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण दोस्तों नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण नहीं होता है और यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया भी नहीं होती है। क्या, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया भी नहीं होती है। उसके बाद भूकंपीय क्रियाएं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। यहाँ पे दोस्तों पठार का निर्माण भी नहीं होता है। क्या होता है, मैंने यहाँ पे पठार का निर्माण भी नहीं होता है। यहाँ पे ओनली दोस्तों समानांतर गति में भूकंपीय क्रियाएं बहुत अधिक मात्रा में होती है। इतना चीजें आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ प्लेटों के दोस्तों, प्लेटों के गति के कारण है दोस्तों पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंपीय क्रियाएं, ये सब क्या होगा, इस सब का दोस्तों कारण क्या है, तो प्लेटों का क्या है, प्लेटों का गति ही है। किसका कारण, तो किसका कारण, पर्वत, पठार और ज्वालामुखी, भूकंपीय क्रियाओं का कारण दोस्तों क्या है, तो समानांतर गति है या प्लेटों का गति है। तो दोस्तों इतना चीजें आपको समझ में आई। अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो मुझे आशा है कि आपको समझ में ही आया होगा, और समझ में आया होगा तो आगे भी समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।